हे डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ धीरज। स्वागत करता हूँ फिर से एक बार एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो यूपी बोर्ड जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी में हम इसे कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं बेटा वायवीय श्वसन। हिंदी में इसे कहते हैं वायवीय श्वसन, ठीक है। और एनएरोबिक रिस्पायरेशन को कहते हैं अवायवीय श्वसन। इसे कहते हैं अवायवीय श्वसन। आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि वायवीय श्वसन क्या होता है, अवायवीय श्वसन क्या होता है, इसकी परिभाषा और सब कुछ चीज़ें इस लेक्चर में देखेंगे। साथ ही हम बात करेंगे ब्रीथिंग क्या होता है और रिस्पायरेशन क्या होता है, ठीक है। जो कि उस अगले वाली वीडियो में कहीं थोड़ा सा मिस आउट रह गया है, उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट तक जरूर देखिएगा इसे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप इस तरीके से देखेंगे तो ये चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है, जैसे इससे फॉर्मूला है उसका जो केमिकल फार्मूला है, इसी केमिकल फार्मूले से आप डिफरेंस भी बनाना सीख जाएंगे। इसी फार्मूले से आप इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा भी बनाना सीख जाएंगे। दावे के साथ कहता हूँ, बस देखते रहिए हो क्या रहा है, वही चीज़ें हमको पढ़नी है, ठीक है बेटा। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसे हम लोग सबसे पहले देखेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में। एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं वायवीय श्वसन। ऐसा श्वसन, ऐसा रिस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन क्या कहलाता है, वायवीय श्वसन कहलाता है। वायवीय श्वसन का अर्थ यहाँ पर वायु से नहीं है। वायवीय श्वसन का अर्थ यहाँ पर वायु से नहीं है। वायवीय श्वसन का अर्थ यहाँ पर ऑक्सीजन से है। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होगा तो वो वायवीय श्वसन कहलाएगा, और अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो कोई श्वसन होगा तो अवायवीय श्वसन कहलाएगा, ठीक है। वायवीय और अवायवीय मतलब अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं तो भी आपको ऐसा पता होना चाहिए कि ऐसा रिस्पायरेशन जिसमें क्या होना चाहिए, हमारी जो ऑक्सीजन है वो इंक्लूड होनी चाहिए। उस रिस्पायरेशन में जब हमारी ऑक्सीजन इंक्लूड होती है तो जब उसके बाद जो रिस्पायरेशन होता है वो क्या होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, एरोबिक रिस्पायरेशन कहलाता है। और जिसमें ऑक्सीजन इंक्लूड नहीं होता है यानी विदाउट ऑक्सीजन के होता है श्वसन, वो क्या कहलाता है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहलाता है। अच्छा, रिस्पायरेशन का महत्व क्या है, रिस्पायरेशन की वैल्यू क्या है? देखो, रिस्पायरेशन की वैल्यू बहुत है, क्योंकि अगर आपके शरीर में एनर्जी को बनाना है तो रिस्पायरेशन तो करना पड़ेगा, 100% है भाई। रिस्पायरेशन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं बनेगी। कुल मिलाकर मैं बात कहूं तो भैया एनर्जी बनाने के लिए रिस्पायरेशन का होना आवश्यक है। अगर एनर्जी नहीं बनेगी तो क्या मतलब है रिस्पायरेशन का? आपकी बॉडी चल किससे रही है, एनर्जी से चल रही है ना। अगर एनर्जी से चल रही है, ऊर्जा से चल रही है, तो उसके लिए ऊर्जा का बनना तो भी जरूरी है। ऐसा थोड़ी नहीं कि ऊर्जा अनलिमिटेड है, आती रहेगी अपने आप, कुछ नहीं करना है। तो उसके लिए रिस्पायरेशन का होना जरूरी है, और वो दो प्रकार से होता है। एक कैसा होता है, वायवीय, एक कैसा होता है, अवायवीय यानी एरोबिक और एनएरोबिक। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन और इसकी परिभाषा और इसके अंतर के बारे में बात करेंगे। दोनों में अंतर आ गया, इसकी परिभाषा आ गई, तो आप कैसे लिखेंगे? तो परिभाषा में आप साफ साफ लिख देंगे कि ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपूर्ण होता है वैसा श्वसन क्या कहलाता है, वायवीय श्वसन कहलाता है। ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपूर्ण होता है वह अवायवीय श्वसन कहलाता है, ठीक है। ये लिख देंगे आप डेफिनेशन। इसके बारे में हम पहले इसके फॉर्मूले को देखते हैं। फॉर्मूले में ही सारी चीजें लिखी पड़ी हैं, बस आप ध्यान दे दीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा है C6H12O6। इसे हम लोग बेटा ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम लोग इसे ग्लूकोज कहते हैं। ये जो आपका ग्लूकोज होता है, ठीक है, इसे जो हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, ये ग्लूकोज एक शर्करा है, सरल मॉलिक्यूल होता है, सिंपलर मॉलिक्यूल होता है। ग्लूकोज इतना सिंपल होता है कि हमारे बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब करके एनर्जी बना ली जाती है, ग्लूकोज। अच्छा, इसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। तो कई छोटी बुक में आपको ये कार्बोहाइड्रेट भी दिखेगा, तो घबराइएगा मत, ठीक है। तो देखिए कह रहा है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होगा तो क्या कहलाएगा, वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रिस्पायरेशन कहलाएगा। कैसे? ये रहा आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज से ही एनर्जी को बनना है। ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा, तो एनर्जी बनेगी।
तो यहां पर ये रहा आपका ग्लूकोज, और ग्लूकोज के साथ जो आप ये देख रहे हैं ये आपका है ऑक्सीजन, यानी वायु के अंदर पाया जाता है। ये हो गया आपका ऑक्सीजन, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होता है हमारे कोशिका में, जब उसके साथ रिएक्शन होता है तो रिएक्शन होने के बाद बनता है कार्बन। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर भी बनते हैं, जो कि एज अ वेस्ट मटेरियल अपशिष्ट पदार्थ के रूप में एनवायरनमेंट में छूट जाते हैं, और इसमें जो ऊर्जा बनी है, लास्ट में जो एनर्जी बनी है वह संचित हो जाती है, हमारे शरीर में फैल जाती है, जिससे हमारा शरीर कार्य कर पाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अवायवीय श्वसन में क्या होता है। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज होता है, लेकिन इसमें क्योंकि वायु नहीं है, वायु का अर्थात ऑक्सीजन नहीं है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। तो देखो इसके साथ कोई ऑक्सीजन नहीं होता, और ऑक्सीजन ना होने के बाद ये क्या बनता है, अपने आप ही ऑक्सीजन नहीं होता तो ये ब्रेक डाउन होता है, और जब ये ब्रेक डाउन होता है स्वयं से ही टूटता है, तो ये क्या बनाता है 2C3H6O3। इसको क्या कहते हैं बेटा? इसे हम लोग कहते हैं लैक्टिक एसिड। क्या कहते हैं इसे? क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड कहते हैं। हिंदी मीडियम में बेटा इसे लैक्टिक अम्ल कहते हैं, लैक्टिक एसिड। ये जो लैक्टिक एसिड आपको दिखाई दे रहा है, ये जो लैक्टिक एसिड दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है इसको बता रहे हैं अभी। पहले ध्यान दीजिए, लैक्टिक एसिड फिर बनेगा क्या? एनर्जी, यानी ऊर्जा बनेगी। दोनों में ही एनर्जी प्राप्त होता है। अब इससे आपको पता क्या चल रहा है? देखो, क्योंकि ये वायवीय श्वसन है, और वायवीय श्वसन के दौरान ऊर्जा ज्यादा बनती है। कितना बनती है? तो देखिएगा इसमें 673 KCl बनता है। कितना बेटा? 673 KCl बनता है। 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। इसमें अवायवीय श्वसन में क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं है, वो सिंपलर है, तो इसमें क्या बनेगा? इसमें क्या होगा बेटा? ज्यादातर ये क्या होता है, यीस्ट इत्यादि में होता है। हालांकि ये मानव की पेशी कोशिकाओं में होता है, पेशीय कोशिकाओं में होता है। ठीक है, देखिएगा इसमें कितना एनर्जी बनता है? इसमें क्या बनता है बेटा? केवल और केवल 23 KCl बनता है। कितना? 23 KCl ऊर्जा बनती है। 23 KCl किलो कैलोरी ऊर्जा जो बनती है वो 23 बनती है, और इसमें कितना बनता है? 673 KCl। तो 673 ज्यादा है और 23 कम है। तो आप क्या अंतर में बता सकते हो? इसमें वायु की आवश्यकता, वायु के मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या होती है? ऊर्जा ज्यादा मुक्त होती है, उसमें ऊर्जा कम मुक्त होती है। दो अंतर मिल गया। अभी और देखिए, इसमें क्या है कि जब आपका ग्लूकोज टूटता है, जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होने के बाद जब ग्लूकोज का बेटा ब्रेकडाउन होता है तो उसके दौरान क्या होता है? जो इसमें ब्रेकडाउन होता है तो इसमें एक ग्लूकोज से आपके क्या बनता है? 38 ATP, यानी क्या बनता है? 38 ATP का मॉलिक्यूल बनता है। और जब इसमें बिना ऑक्सीजन वाले में जब एनर्जी बनती है तो उसके दौरान इस एक ग्लूकोज के टूटने पर कितना बनेगा? इसमें बनेगा बेटा 2 ATP। कितना? 2 ATP। और ATP को क्या फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ADP का मतलब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ATP का मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, अब ये आपको 3 अंतर पता चल गया। ठीक है, आप इसके बारे में बहुत आसानी से बता सकते हैं। देखिए ये क्या होता है? लगभग शरीर के सभी कोशिकाओं में होता है। चौथा अंतर शरीर के लगभग बहुत सारी कोशिकाओं में होता है, और यह हमारे शरीर की पेशी कोशिकाओं या फिर कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे यीस्ट इत्यादि हो चुके हैं तो उनके अंदर भी पाया जाता है। अच्छा, मैंने एक क्लास देखी है, क्लास 10th की बुक में इसको लिखा गया है, तो कई बच्चे सोचेंगे कि सर इसको बता दिए ये क्या है। देखो ये यीस्ट इत्यादि में होता है। ठीक है बेटा, यीस्ट जो होता है ये बहुत ही छोटा जीव होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, उसके अंदर ये देखने को मिलता है यूनिसेलुलर। तो ये क्या है? आपका ग्लूकोज ही है, ये आपका ग्लूकोज ही है। ग्लूकोज के बाद क्या बनता है? एथेनॉल बनता है। ग्लूकोज के बाद क्या बनता है? एथेनॉल बनता है, जहां पर लिखा है 2C2H5OH एथेनॉल, यानी वो समझ रहे हैं शराब जिसे लोग कहते हैं, C2H5 अल्कोहल।
एथेनॉल बनता है और एथेनॉल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फिर एनर्जी बनती है, उसमें भी यही होता है, उसमें भी ऊर्जा बहुत कम मुक्त होती है। बाकी सारा चीज़ आपको छाप देना है। ये क्या होता है, ये यीस्ट इत्यादि में होता है, इसलिए मैंने इसको अलग लिखा है। नहीं तो कई लोग सोचेंगे बुक में हमारी ये दिया है और सर ये बता रहे हैं, मैंने दोनों को बता दिया है। तो आप देखिएगा, बात करते हैं लैक्टिक एसिड क्या होता है। लैक्टिक एसिड के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जब आपके शरीर में क्या होता है ना, कभी कभी जब आप बहुत ज़्यादा हैवी काम करने लगते हैं तो अपने शरीर को इस तरीके से मूवमेंट कराइए, कुछ देर बाद थकने लगता है। थकने का कारण क्या है, आपकी जो श्वसन दर है वो कम है और श्वसन रक्त में मिल रहा है और हार्ट उसे पंप कर रहा है, पंप करके शरीर में पहुंचा रहा है, लेकिन उतना तेज नहीं पंप करके पहुंचा पा रहा है जितना तेज आप अपने हाथ को चला पा रहे हैं। और जब हाथ इस तरीके से चल रहा है तो इसको ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा बनेगी किससे भाई, रिस्पायरेशन के दौरान ऊर्जा बनेगी। लेकिन क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, तो वहां पर जो ग्लूकोज संचित होता है कोशिका के अंदर, वो ग्लूकोज क्या करता है, सिंपल टूट जाता है, अपने आप ही टूट जाता है। जब अपने आप टूटता है तो क्या होता है, वहां पर लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। तो जब लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है तो हमारा शरीर क्या करता है, थकावट महसूस करता है। तो कई बार ये भी पूछा जाता है, हमारे शरीर में जो थकावट आती है वह किसके कारण आती है, तो पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने के कारण हमारे पास क्या आती है, थकावट आती है। और आज आपको यह भी पता चल गया कि लैक्टिक एसिड बना कैसे, जब ग्लूकोज स्वतः ही टूट गया एनर्जी के बनाने के लिए, एनर्जी को बनाने के लिए। इसीलिए जब आप थक गए हो तब कोई काम करेंगे तो आपको थकावट के समय उतना ऊर्जा महसूस नहीं होगा जितना कि आपको रेस्ट करने के बाद ऊर्जा महसूस होगा। अगर आप काम करके थक गए हैं, थोड़ा देर रेस्ट कीजिए, फिर आप तुरंत काम करेंगे तो आपके पास ये वाला काम करेगा, तो आप ज्यादा परफेक्ट तरीके से काम कर पाएंगे, एक्टिवनेस के साथ काम कर पाएंगे। और थोड़ी देर बाद करेंगे तो इससे काम करने लगेंगे, सुस्ती आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम एक और बात कर लेते हैं आपसे। यहां पर हमको एक और बात बतानी थी। आपने पढ़ा होगा ब्रीथिंग के बारे में बेटा, ब्रीथिंग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान देंगे। ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन, ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या कहते हैं बेटा, इसे श्वासोच्छ्वास कहते हैं। देखिएगा, बहुत भयानक है लिखा है, श्वासोच्छ्वास, इसे क्या कहते हैं बेटा, श्वसन कहते हैं। दोनों के बारे में आपको बताते हैं, ब्रीथिंग क्या होता है और श्वासोच्छ्वास क्या होता है। ठीक है बेटा, ब्रीथिंग और श्वासोच्छ्वास क्या होता है, दोनों के बारे में हम देख लेते हैं। देखिएगा, यहां पर ये जो ब्रीथिंग होता है इसको कहते हैं सांस लेना। क्या कहते हैं बेटा, सांस लेने को ब्रीथिंग कहते हैं। और ये जो ब्रीथिंग होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है निःश्वसन, एक होता है निःश्वसन। कुछ नहीं करना, बीचों में 2 बिंदी मार देना बस, ठीक है। अब इसको कहते हैं अंतःग्रहण, इसे कहते हैं बाह्यक्षेपण। ठीक है, बाहर की तरफ छोड़ना या अंदर ग्रहण करना, अंदर ग्रहण करना या बाहर छोड़ने को ही हम लोग क्या कहते हैं, निःश्वसन और निःश्वसन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखेंगे, इसे इंग्लिश में कहते हैं इनहेल और इसे क्या कहते हैं बेटा, एक्सहेल कहते हैं। ठीक है, एक्सहेल का मतलब बाहर छोड़ना, इनहेल का मतलब अंदर लेना। आपने इनहीलर देखा होगा, मार्केट में लोग बोलते हैं इनहीलर, तो नॉर्मल में इनहीलर बोलते हैं लेकिन एक्चुअली से इनहेलर बोलते हैं। ठीक है, इनहीलर लोग नॉर्मल भाषा से अपने आप एक्सिलरेटर कह देते हैं। एक्सिलरेटर होता है, एक्सिलरेशन होता है, एक्सिलरेटर होता है एक्सिलरेट कहते हैं। ठीक है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, देखा होगा, कई सारी चीज़ें होती हैं, लोग ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं। अगर आप इनहील भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखिएगा यही। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब इनहील का मतलब क्या होता है, सांस को अंदर लेना, एक्सहील का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना। अब ध्यान दीजिए, यहां पर बात को ध्यान दीजिए, श्वसन में जो होता है वो क्या होता है, भोजन का ब्रेक डाउन होता है, भोजन का क्या होता है, तोड़ा जाता है, और भोजन के तोड़ने के बाद ऊर्जा बनती है। श्वसन में क्या होता है, भोजन से ऊर्जा बनती है, भोजन टूटता है और ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है बेटा, ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक, इसमें क्या होता है, भोजन टूटता है और
ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, भोजन का ब्रेकडाउन नहीं होता। इसमें केवल सांस को अंदर लिया जाता है और सांस को बाहर छोड़ा जाता है, वो आपका ब्रीथिंग कहलाएगा, श्वासोच्छ्वास कहलाएगा। और रिस्पायरेशन में क्या होगा, आपका रिस्पायरेशन फेफड़े के बाद से क्या जाता है, शरीर की कोशिकाओं में जाता है और वहां पर भोजन को तोड़ता है और वहां पर एनर्जी बनाता है, तो वह क्या कहलाता है, रिस्पायरेशन कहलाता है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात ब्रीथिंग के बारे में बताते हैं, एक आध बारी पूछ लेगा वन ब्रीथ क्या होता है। वन ब्रीथ, इसे हिंदी में क्या कहेंगे, एक सांस, ठीक है, एक सांस, सांस लग रहा है जैसे, इसे क्या कहते हैं बेटा, एक सांस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका ये जो एक सांस होता है जिसे हम लोग वन ब्रीथ कहते हैं, ये क्या होता है, देखिए हम ऐसे सांस अंदर ले लिए तो ये एक सांस नहीं होता, हम सांस को एक बार ग्रहण करें और उसको बाहर छोड़े। जब सांस को अंदर ग्रहण करेंगे और बाहर छोड़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एक सांस कहलाएगा, जो कि आपका वन ब्रीथ कहलाता है। तो व्हाट इज वन ब्रीथ, तो आप बता सकते हैं बहुत ही आराम से। वन ब्रीथ में जब एक बार हम इनहील करते हैं देन एक्सहील करते हैं तो क्या कहलाता है, वन ब्रीथ कहलाता है, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको आप ध्यान दिए रहिएगा, ठीक है। तो वन ब्रीथ और रिस्पायरेशन आपको समझ में आ गया, समझ में आया, तो आप आगे इसी तरीके से शॉर्ट वीडियोस में बनाता रहूंगा, छोटे वीडियो, जिसके आपके बोर्ड के डाउट जो होंगे वो क्लियर होते रहेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको बहुत सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट में बताएंगे, आप बस ना कंटिन्यूटी बनाते रहिए। अगर आप कंटिन्यूटी बनाए रहेंगे भाई, हर एक टॉपिक समझाऊंगा बोर्ड से रिलेटेड ना, बोर्ड को मारूंगा, गर्दा बना दूंगा, उड़ा दूंगा, धुआं कर दूंगा, ठीक है। वन ब्रीथ क्या होता है समझ में आया भैया, वन ब्रीथ एक बार सांस लेना, एक बार छोड़ देना। वरना देखो अब तुम्हारा मित्र होता होगा ना, जब तालाब वालाब में अगर तुम विलेजर हो तो समझ लो दुनिया के लकी व्यक्ति में आते हो, शहर वाले हो तो नहीं हो। गांव में जाओगे तो तालाब पोखरा होता, तो एक बार ऐसे करके इधर डुब्बी मारो, थोड़ा दूर पे जाके निकलो। जब थोड़ा दूर पे जाके निकलते तो होता क्या था, होता ये था जब वो निकलता था एकदम भयानक तरीके से सांस ले जाता, तो कहते भैया एक सांस में हम यहां से वहां तक पहुंचे। एक सांस का मतलब क्या, पागल पहले हवा खींचा, हवा खींचने के बाद पानी में गया, पानी में जाने के बाद जब उसने बाहर सांस छोड़ा ना, तब उसका एक सांस कंप्लीट हुआ। ऐसे ना मार देना कि एक दो तीन, ऐसा नहीं होता। एक बार सांस को लेना है, एक बार छोड़ना है, मतलब इन दोनों को कंबाइन कर दो, इनहील और एक्सहेल, तब तुम्हारा क्या कहलाएगा, वन ब्रीथ कहलाया जाएगा। नीट का एग्जाम में पूछा गया था, तो आप इसे कंसीडर कर लेना, ठीक है। आगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। कोई डाउट रहता है तो बताइएगा, और शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट में, तो बताते रहिएगा, हम आपको सारे डाउट दूर करते रहेंगे, ठीक है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जाओ खाना ना खा लो।